So Addison's disease, basically adrenal insufficiency, is an endocrine or hormonal disorders that occurs when the adrenal glands do not produce enough of the certain hormones. अब adrenal insufficiency जो है वो होती है जिसमें आपको adrenal hormones produce नहीं हो रहे properly, तो वो भी आपको जो है दो types की मिलेगी. These are the adrenal glands. These are located above the kidneys. ठीक है, इनकी लोकेशन above the kidneys होती है, यहाँ पे adrenal glands होते हैं. ठीक है, whenever there insufficiency of these hormones, जहाँ पे adrenal gland में problem होगा तब वो कहलाएगा Addison's disease. Okay, they are located just above the kidneys and its sufficiency could be primary or secondary. अब प्रॉब्लम जब ग्लैंड्स में होता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जिस तरह थायराइड में प्रॉब्लम था तो वो प्राइमरी थायराइड इनसफिशिएंसी थी, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म. सिमिलरली अगर जो है वो पैराथायराइड में है तो प्राइमरी हाइपोपैराथायराइडिज्म. सिमिलरली अगर जो है वो एडिनल्स में भी प्रॉब्लम होगा तो वो प्राइमरी एडिनल इनसफिशिएंसी कहलाएगा, और अगर प्रॉब्लम जो है वो पिट्यूटरी में होगा तो वो सेकेंडरी इनसफिशिएंसी कहलाएगा. ठीक है, और जब प्राइमरी होगा तो फिर हम उसे कहेंगे एडिसन्स. ओके, तो प्राइमरी कॉजेज एंड सेकेंडरी कॉजेज में हमने एडिनल इनसफिशिएंसी को डिवाइड किया हुआ है. प्राइमरी मींस कि एडिनल ग्लैंड्स इटसेल्फ इन्वॉल्व्ड. उसमें जो है हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज आ जाता है ऑटोइम्यून डिजीजेस. ऑटोइम्यून डिजीज जिसमें ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है ग्लैंड्स की. Then after the autoimmune diseases we have the infections just like the tuberculosis, AIDS, okay, and the fungal infections वो हम next में cover करेंगे. Then the metastatic cancers, hemorrhage, meningococcinia की वजह से adrenal hemorrhages होते हैं, gram negative sepsis, adrenalectomy, abdominal radiations या drugs. ये सारे causes हैं जो adrenal glands को involve करते हैं और primary adrenal insufficiency करवाते हैं, means कि Addison's disease करवाते हैं. एंड सेकेंडरी कॉजेज जो प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, पिट्यूटरी में, मींस के अबव द एड्रेनल ग्लैंड्स होगा. इसमें पिट्यूटरी ट्यूमर्स आ जाते हैं, पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस, शीहान सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, हाइपोफिजिक्टमी और हाई डोज ऑफ पिट्यूटरी और होल ब्रेन रेडिएशंस. ठीक है, जहाँ पे जो है वो हाई डोज रेडिएशन दी जाए पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसमें उसकी सप्रेशन हो जाती है. ठीक है, प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी आल्सो कॉल्ड द एडिसन्स डिजीज. It occurs when adrenal glands are damaged and cannot produce enough hormones, just like cortisol and often the other hormone that is the aldosterone. It is the disease affects about 1 in 4 one-leg pupils in all age groups. These are the causes. इसमें मैंने बताया था कि 80% मोस्ट कॉमन आपके पास प्राइमरी में आ जाता है वो ऑटोइम्यून है. देन इन्फेक्शंस हैं जिसमें आपको ट्यूबरकुलोसिस, फंगल हैं, कैंसर्स हैं, और ये सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ग्लैंड्स जो पीछे डिस्कस नहीं किया था वो भी इसमें आ जाता है. सर्जिकल रिमूवल हम कब करते हैं ये हम आपको आगे डिस्कस करेंगे कि कब होता है सर्जिकल रिमूवल, फिर उसमें एडिसन्स डिजीज हो सकती है. Secondary adrenal insufficiency occurs when the pituitary glands which are located in the brain and they are not producing enough ACTH. अब ये जो होता है हमारे पास vicious cycle, let's like this is the slide. ठीक है, यहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस. पहले तो हमने उसे डिस्कस किया था ब्रेन में जो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है. दिस हार्मोन गोज एंड स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन. Okay, this anterior pituitary hormone releases ACTH. When this enough ACTH is come, this goes and stimulate the adrenal glands to produce the hormones of the adrenal gland. Whenever there is a problem in the pituitary gland, anterior pituitary, वहाँ पे ACTH produce नहीं होगा. ACTH ही नहीं आएगा तो adrenal cortex को stimulation नहीं मिलेगी, तो उसकी compensation में क्या होगा, फिर positive feedback होगा hypothalamus को to release a corticotropic releasing hormone, then they again stimulate anterior pituitary, but ACTH is not getting produced. तो problem कहाँ पे हो गया, anterior pituitary में. This is the secondary adrenal insufficiency. ठीक है, तो इसके causes में उन्होंने बताया कि lack of the ACTH, tumors or infection of the area. जहाँ पे pituitary के आपको जो tumors मिलते हैं जिसमें माइक्रोएडिनोमा, मैक्रोएडिनोमा आ जाते हैं, उसमें क्या होता है कुछ हार्मोन्स यहाँ ओवर एक्सेसिव प्रोडक्शन होगी और कुछ की सप्रेशन हो जाती है, तो उसमें आपको एड्रेनल इनसफिशिएंसी मिल सकती है. लॉस ऑफ ब्लड फ्लो ऑफ द पिट्यूटरी व्हेन पेशेंट हैविंग द एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइड, तो उसमें जो है पेशेंट की पिट्यूटरी सप्लाई, ब्लड सप्लाई लॉस हो जाती है जिसे हम शीहांस भी कहते हैं, और जो है उसमें हार्मोनल सप्रेशन हो जाती है. सो इट लीड्स टू द सेकेंडरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी. रेडिएशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पिट्यूटरी ट्यूमर्स. कहीं भी ब्रेन में अगर ट्यूमर्स हो, पेशेंट को रेडियोथेरेपी दी गई हो, तो पिट्यूटरी ट्यूमर्स या पिट्यूटरी ट्यूमर्स इटसेल्फ हो, वो रेडियोथेरेपी जाके उसे सप्रेस करती है हार्मोन्स को.
या सर्जिकल रिमूवल ऑफ द हाइपोथैलेमस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड मोस्ट कॉमन जो हमारे पास कॉज है वो है दिस वन, this one. The persons who has been taking a synthetic glucocorticoid hormone such as prednisolone for a long time and stop taking the hormone abruptly or gradually. वो patients जो prolonged time से लेते हैं स्टीरॉइड हार्मोन्स, कौन सी कंडीशंस में हम देते हैं मोस्टली, जिस तरह आपके पास क्रोनिक जो है कंडीशन है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ILDs हो गई, इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस हो गई, जिसमें स्टीरॉइड्स देना जो है हमारी मैंडेटरी हो जाता है हमारे लिए, तो उसमें जब पेशेंट लॉन्ग टाइम के लिए देते हैं फॉर मोर 2 years और समटाइम्स 18 months, तो उसमें फिर जब वो सडनली या ग्रेजुअली स्टॉप करेंगे तो क्या होगा कि पिट्यूटरी उस पर कंपनसेट हो जाता है उस फिनोमिना में, तो इनफ ACTH प्रोड्यूस नहीं करता और उसमें पेशेंट को जो है वो एड्रेनल इंसफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो जब हमने एड्रेनल ग्लैंड से दे आर लोकेटेड अबव दी किडनीज, जब हमने उनका ट्रांसफर सेक्शन किया तो उसमें जो है वो यहाँ ये इस तरह हमें नजर आया। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड्स के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपको एक कॉर्टेक्स नजर आता है, एक मेडुला नजर आता है। ठीक है, कॉर्टेक्स को उन्होंने फर्दर जो है वो स्लाइड्स में करके दिखाया, हमें इसमें कट सेक्शन करके दिखाए हैं। तो ऊपर कैप्सूल है और जो कॉर्टेक्स में है सबसे पहले जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, देन फेसिकुलेटा एंड देन रेटिकुलरिस, अंदर होता है मेडुला। मेडुला रिलीज करता है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जो आपके जो है वो इमरजेंसी हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है, और जो जोना ग्लोमेरुलोसा है उसमें आपको क्या रिलीज होता है, वो करवाता है एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाएगा, सॉरी ये करवाएगा आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, देन फेसिकुलेटा है और देन रेटिकुलरिस है, जिसमें आपको एंड्रोजेंस रिलीज होंगे एंड एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। ओके, ठीक है, ACTH विल कम एंड जो है ACTH बढ़ा, इन्होंने स्टिमुलेट किया कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को, प्राइमरी और जो है वो सेकेंडरी इंसफिशिएंसी। अब प्राइमरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी आगे अगर जो है वो आपके एड्रेनल में प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो प्राइमरी में एड्रेनल में प्रॉब्लम होगा तो तीनों हार्मोन रिलीज नहीं होंगे, कौन कौन से, कोर्टिसोल, एंड्रोजेंस एंड एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन इटसेल्फ जो है वो आपका एड्रेनल ग्लैंड इन्वॉल्व है। ACTH में प्रॉब्लम है, ACTH जो है वो रिलीज नहीं हो रहा, तो ACTH ना ही स्टिमुलेट करेगा इसको और जो है वो तीनों हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, जब प्राइमरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी होती है तो तीनों हार्मोन्स डेफिशिएंट हो जाते हैं। ठीक है, और जो है वो जब सेकेंडरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी होती है, मींस कि ACTH नहीं आ रहा, तो कुछ हार्मोन्स बन सकते हैं। हाउ, वो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो मेन हार्मोन है आपका जो रिलीज होता है आपके एड्रेनल ग्लैंड से, दैट इज कोर्टिसोल। ठीक है, also known as the glucocorticoids, which affect almost every organ and tissue of the body. इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होते हैं कोर्टिसोल के, इसे हम जो है वो इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव भी है, दैट मेंटेन्स अ ब्लड प्रेशर एंड कार्डियोवास्कुलर फंक्शन। ठीक है, इसमें जो है वो सबसे पहला काम जो करवाता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। इट स्लोज द इम्यून इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, मींस कि जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हो रही है तो वहाँ पे ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कम करेगा, जो हमारे बॉडी में कोर्टिसोल नॉर्मली रिलीज होता है। मेंटेन द लेवल्स ऑफ ग्लूकोज, इट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द ब्लड, रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ये इफेक्ट जो हमने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़े हुए हैं फिजियो एंड पैथो में, जो कोर्टिसोल के इफेक्ट्स होते हैं, जब एड्रेनल इंसफिशिएंसी हो जाएगी तो ये सारे इफेक्ट्स जो है आपके इफेक्ट होंगे। Okay, and like many other hormones, cortisol is regulated by the brain's hypothalamus. वही बात जो हमारे पास X है, corticotropic releasing hormone जो hypothalamus से रिलीज होता है. Then it goes and stimulates the pituitary gland to secrete the ACTH, and further this ACTH goes and stimulates the adrenal gland to release the hormones of the adrenal cortex. ठीक है, अब जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गया ब्रेन में, एंट्रोपिट्यूटरी में, जहाँ पे भी एक्सेस डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये पूरी जो है वो विशेष साइकिल टूट जाएगी और आपके हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होता है तो आपका आ जाएगा सेकेंडरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी, यहाँ पे आता है तो आपका होगा प्राइमरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी। ये पूरा विशेष साइकिल है। जब आपके पास इनफ जो है वो हार्मोन्स सिंथेसाइज हो जाते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स के, तो दे गो एंड गिव द नेगेटिव फीडबैक टू द हाइपोथैलेमस टू स्टॉप द रिलीज। जब यहाँ पे कम हार्मोन्स बन रहे हैं, दे गो एंड स्टिमुलेट द एंट्रोपिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस फॉर द पॉजिटिव फीडबैक, देन वी हैव टू मेक द मोर इनफ ACTH कि हमारे पास हार्मोन्स कम बन रहे हैं। Second hormone जो release होता है, that is the aldosterones, and this hormone belongs to class called the mineralocorticoids. वो जो थे steroids, cortisol थे glucocorticoids, these are the mineralocorticoids,
and they are also produced by the adrenal glands. And इनका जो main function है, they maintain the blood pressure and water and salt balance in the body by helping the kidneys retain the sodium and excrete the potassium. Means कि aldosterone का main function है वो क्या करवाता है, sodium retain and potassium को excrete out करवाता है. When the aldosterone production falls too low, the kidneys are not able to regulate the salt and water balance and leads to the drop in the blood pressure as well as the blood volume. How? क्या होता है हमारे पास जो है ये सिस्टम है कि यहाँ पे जो है अल्डोस्टेरोन फॉर्मेशन हो रही है ना, ये सिस्टम में क्लोज ठीक है. एड्रेनल कॉर्टेक्स, दिस इज एड्रेनल कॉर्टेक्स. यहाँ से आपका आ गया एल्डोस्टेरोन. ठीक है, ये एल्डोस्टेरोन जाएगा कहाँ पर, किडनीज के पास, और स्टिमुलेट करवाएगा व्हाट कि सॉल्ट एंड वाटर रिटेन करे. ठीक है, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए. सेकंड थिंग, ब्लड प्रेशर मेंटेन और किसके थ्रू होता है, एक तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो we have discussed, we have read these before in our pathology and physiology. ये renin release होता है kidneys से, they renin go and stimulate the angiotensinogen 2 to angiotensinogen 1. then जो है angiotensinogen 1 जो है angiotensin में convert होता है. ये angiotensin क्या करवाता है, vasoconstriction. means के renin angiotensin system along with the aldosterone क्या करवाएगा, आपका blood pressure elevate करवाएगा. okay, so this aldosterone इस system के साथ काम करता है renin के साथ, और ये दोनों मिलकर जो है वो आपके salt and water retention by the help of the aldosterone, vasoconstriction by help of the renin, and hypothalamus thrust and drinking के phenomena को stimulate करता है. तो means these all phenomena goes and elevate the blood pressure. इनमें से जो है जो भी सिस्टम शट डाउन हो जाता है तो फिर आपकी बॉडी जो है उसमें ब्लड प्रेशर ड्रॉप करती है. So what are the symptoms of the adrenal insufficiency? इसमें आपको क्या क्या मिल सकते हैं. There is a chronic worsening fatigue. Patient complain करता है कि fatigue बहुत ज़्यादा रहती है. All the time he is fatigued. Why? Because of the उसकी body में salt and water are not retained properly. So he is getting fatigued every time. इसकी जो है वो electrolyte imbalance की वजह से, उसका salt and water imbalance होने की वजह से इसके blood pressure slow रहते हैं पेशेंट के, और उसमें chronic fatigue के साथ पेशेंट रहते हैं. Muscle weakness, because patient have the hyponatremia, hypokalemia, so patient got the muscle fatigue, muscle weakness, and loss of appetite. patient की जो है appetite decreased होती है. इसके अलावा weight loss होगा पेशेंट में. ठीक है, and nausea, vomiting, diarrhea के साथ आएंगे. low blood pressures that fall further when standing causing dizziness or fainting. इसका क्या मतलब है कि पेशेंट में पोस्टरल हाइपरटेंशन वाले साइन मिलते हैं. सबसे पहले साइन जो आप इजीली पेशेंट मैसेज कर सकते हैं, बेड साइड पर if you suspect पेशेंट आपको जो है एडिसन्स डिजीज का लग रहा है, गो फॉर द पोस्टरल ड्रॉप. आप पेशेंट में पोस्टरल हाइपरटेंशन की साइन करवाएंगे, एंड इफ इट्स पॉजिटिव देन इट विल बी सजेस्टिव टुवर्ड कि आपकी डायग्नोसिस इज मोर लाइकली एडिसन्स की तरफ जा रही है. इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, craving for the salty food due to salt loss, hypoglycemia or low blood glucose, headache, sweating, and in women the irregular or absent menstrual periods. तो ये सारे आपको symptoms मिलेंगे adrenal insufficiency में. This is the picture. I think it's not very clear. ये मैंने नेट से लिए. इसमें इन्होंने जो है adrenal disease के साथ adrenal crisis बताए हैं. पेशेंट में hypoglycemia, low blood pressure, weight loss, और जो है ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन होगी पेशेंट में, किस तरह की पिगमेंटेशन होती है और क्यों होती है, और एडरेनल क्राइसिस होंगे, वो हम आगे आपको बताते हैं, डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें होंगी. ठीक है, ये चीज़ें. अब जो है वो हमने सिम्टम्स जो किए, एल्डोस्टेरोन की वजह से पेशेंट में सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होती है, पोटेशियम एक्सक्रीशन होती है. अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो पेशेंट में क्या होगा, हाइपोटेंशन, लो सोडियम, एलिवेटेड पोटेशियम. ये आपको जो है हाइपोटेंशन के साथ पेशेंट आएंगे बिकॉज ऑफ दी लो एल्डोस्टेरोन की वजह से. और जो लैब इन्वेस्टिगेशन में आपको लो सोडियम एंड एलिवेटेड पोटेशियम मिलेगा. कोर्टिसोल नहीं बन रहा, वेस्कुलर टोन कम है, स्ट्रेस रिस्पांस की वजह से पेशेंट में जो है वो फटीग, वेट लॉस, हाइपरपिगमेंटेशन एंड हाइपोग्लाइसीमिया. एंड्रोजेंस आर लो, सो सेक्सुअल हेयर्स इन डिक्रीज्ड एंड द स्कैंटी सेक्सुअल हेयर्स इन फीमेल में आपको मिलेंगे. सेकंड जो आपको सिम्टम्स क्या मिलते हैं, हाइपरपिगमेंटेशन और डार्कनिंग ऑफ द स्किन कैन अकर इन एडिसन्स डिजीज बट नॉट इन सेकेंडरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी. What's the reason behind this? कि जब पेशेंट में एडिसन्स डिजीज होती है तो उनमें हाइपर पिगमेंटेशन होती है, और अगर सेकेंडरी हो मींस कि पिट्यूटरी इनसफिशिएंसी हो, उसमें आपको नहीं मिलती. Why? Because look at this. एंटीरियर पिट्यूटरी से जो आपके रिलीज होते हैं हार्मोन्स, उसी के साथ आपके पास होता है मेलानोसाइट.
रिलीजिंग हार्मोन के जो है मेलानोसाइट्स भी पड़े होते हैं, ठीक है। अब जब एड्रेनल कोर्टेक्स में ये स्टीरॉइड्स कम बने, ओके, कोर्टिसोल कम बना, इट गोज एंड स्टिमुलेट्स द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये जो है इसकी स्टिमुलेशन कंटिन्यूसली जारी होगी इसमें कि जो है गिव मोर एसीटीएच, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पर है अभी, ठीक है, एडिसन्स डिजीज है पेशेंट में और प्रॉब्लम यहाँ पर है। इट गोज एंड स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी अगेन एंड अगेन when no proper ACTH is released. So what happen, यहाँ पे होता है melanocytes, जब melanocytes stimulate होंगे, melanocyte stimulating hormones को जो है वो साथ में stimulate करता रहेगा और this melanocytes causing the hyperpigmentation. This is the reason कि आपको जो एडिसन्स डिजीज में आपको हाइपरपिगमेंटेशन डार्कनिंग मिलती है, जहाँ पे स्कार्स हो, स्किन फोल्ड्स हो, प्रेशर पॉइंट्स हो, एल्बोज, नीज, निपल्स एंड टोes पर, लिप्स, म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर, that is lining of the cheek. Because the symptoms progress slowly, so they often ignored until a stressful event like an illness or accident causes them to worsen. क्या होता है कि पेशेंट की जो सिम्टम्स होते हैं वो स्लोली प्रोग्रेस करते हैं, सो पेशेंट स्टार्ट में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, काफी पेशेंट मिसडायग्नोज होते हैं इन द क्लिनिक्स इवन कि इन्हें बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, बट व्हेन दे बिकम प्रोग्रेस्ड, जब ये वर्सनिंग तक पहुंच जाते हैं, क्राइसिस तक आ जाते हैं, then they go and properly diagnose कि this might be an adrenal crisis. This is a hyperpigmentation of the creases, ठीक है, और ये that is the gum lining पे आपको hyperpigmentation मिल रही है, ये आपको जो मिल रही है elbows पर hyperpigmentation पेशेंट की मिल रही है, जहाँ पे creases आ रहे हैं वहाँ पे मिल रही है. This is a vitiligo जिसकी association होती है इसके साथ, adhesions के साथ, ठीक है. So how the adrenal insufficiency diagnosed? आप किस तरह diagnose करते हैं? With the proper history and proper examination, ठीक है, और बाकी हम सारी बेसलाइन इसमें करवाएंगे, जैसे लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स हमने पीछे डिस्कस किया था कि इसमें आपको हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकेलिमिया मिल सकता है, ठीक है, एंड देन द स्पेसिफिक टेस्ट आर द ACTH stimulation test. Both high and low ACTH stimulation test may be used depending on the suspected cause of the adrenal insufficiency. हम इसमें क्या देंगे, पेशेंट को ACTH देंगे इंट्रामस्कुलरली एंड देन वी गो टू टेस्ट द कोर्टिसोल लेवल्स. आइडियली क्या होना चाहिए, ACTH देने के बाद आपके कोर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज होने चाहिए, दैट इज अ नॉर्मल फिनोमेना. बट व्हाट हैपेंस, अगर आपने ACTH दिया और उसके बाद जो है वो पेशेंट में पहले तो बेसलाइन कोर्टिसोल लेवल करवाते हैं पेशेंट्स के, ठीक है, बेसलाइन लेवल्स आप करवाएंगे अर्ली मॉर्निंग कोर्टिसोल लेवल. उसके बाद अगर पेशेंट के कोर्टिसोल लेवल लो आते हैं, देन यू गो, इसमें एक चीज तो कंफर्म होगी कि एड्रेनल इंसफिशिएंसी है. नाउ यू हैव टू कंफर्म अगर प्राइमरी है या सेकेंडरी है, देन गो फॉर द ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट. आप उन्हें जो है वो पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग ACTH देंगे एंड देन गो फॉर द कोर्टिसोल लेवल्स. आफ्टर 30 मिनट्स आप कोर्टिसोल लेवल करवाएंगे. अगर वो कोर्टिसोल लेवल आपको जो है कम मिलते हैं, देन व्हाट यू थिंक कि इसमें जो है वो सेकेंडरी अगर ACTH देने के बाद भी कम है, मीन्स के प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसमें कोर्टिसोल gland itself, gland में प्रॉब्लम है, मींस कि आपकी एड्रेनल ग्लैंड्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग द इनफ कोर्टिसोल. और अगर ACTH देने के बाद आपके पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है कि उसमें जो है नॉर्मल कोर्टिसोल लेवल्स मिलते हैं, इट शोज द प्रॉब्लम इज इन द पिट्यूटरी ग्लैंड. तो ये आपके लो एंड हाई कोर्टिसोल टेस्ट होते हैं, ये हम कुशिंग्स में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, इसमें भी यही टेस्ट आते हैं, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें. कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट, अगर आपको पता चल गया अभी अगर आफ्टर ACTH के पेशेंट में कोर्टिसोल लेवल नहीं बढ़ रहा, मींस के पिट्यूटरी में भी प्रॉब्लम नहीं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, वी आर थिंकिंग ऑफ द कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, मींस के मे भी अब प्रॉब्लम हाइपोथैलेमस में हो. उसके लिए हम ये टेस्ट करेंगे. ये टेस्ट जो है वो स्पेशलाइज्ड सेंटर में परफॉर्म होते हैं, एवरी क्लिनिक में नहीं हो सकते, ये जो है आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है. एंड देन टू फाइंड द कॉज हम एक्सरे करवाएंगे टू रिलीज टू सी द एडिशंस के अदर कॉजेस, अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन, एड्रेनल्स में कोई प्रॉब्लम है या कैल्सिफिकेशन डिपॉजिट्स तो नहीं है. ट्यूबरक्लोसिस का वर्कअप करवाएंगे, दैट इज मोस्ट कॉमन कॉज जो हमारे पास है ट्यूबरक्लोसिस, वो हम देखेंगे कि इन्होंने तो कहीं इसकी वजह से पेशेंट में एडिशंस तो नहीं है. एंड देन द एंटीबॉडी टेस्ट करवाएंगे बिकॉज द एडिशंस इज एसोसिएटेड विद द अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स एज वेल. देन CT एंड MRI करवाएंगे अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में सस्पेक्ट कर रहे हैं तो, ठीक है. सो हाउ टू ट्रीट द एड्रेनल इंसफिशिएंसी. एड्रेनल इंसफिशिएंसी जैसे हमने डिस्कस किया था कि मेन जो हार्मोन होता है वो उसमें से रिलीज होता है कोर्टिसोल, ठीक है, जो आपका है कोर्टिसोल इज solely dependent upon the ACTH. बट जो आपका एल्डोस्टेरोन है, कोर्टिसोल एंड एंड्रोजेंस दे आर डिपेंड अपॉन, कोर्टिसोल जो है डिपेंड करता है सिंपल ACTH पे. ACTH के बाहर कोर्टिसोल रिलीज नहीं हो सकता, सिंपल इज दैट, ठीक है.
बट जो आपके एल्डोस्टेरोन है दैट डिपेंड अपॉन दी आपकी किडनी से रिलीज होते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आपके अगर सोडियम कम हो गया, पोटेशियम हाई हो गया, तो ये रिलीज हो सकते हैं में से, मीन्स कि इसके लिए आपको एसीटीएच की स्टिमुलेशन की नीड नहीं है, ठीक है। विदाउट एसीटीएच ये रिलीज हो सकते हैं। सेकेंड थिंग जो आपके पास है एंड्रोजेंस, ये आपकी ओवरी से भी रिलीज होती हैं और टेस्टिस से रिलीज होती हैं। तो मीन्स कि अगर प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी है तो तीनों हार्मोन्स इन्वॉल्व होंगे। अगर सेकेंडरी है मीन्स कि पिट्यूटरी प्रॉब्लम है, तो दैट विल गोज एंड कॉज द प्रॉब्लम ओनली फॉर द कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन की, और यहाँ ये दोनों चीजें आपकी प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो सिम्टम्स भी इसी पे डिपेंड करते हैं, ट्रीटमेंट इस पे डिपेंड करती है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्रिनल इंसफिशिएंसी इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग द हार्मोन्स दैट एड्रिनल ग्लैंड्स आर नॉट मेकिंग। अब कोर्टिसोल नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो कोर्टिसोल को रिप्लेस विद सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिस तरह हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन। ये हम पेशेंट को देते हैं ओरल फॉर्म में। वंस दैट एडिशन इज डायग्नोस्ड तो हमने ये इनको देनी है, ठीक है। इट्स आइडियली आप जो है बिफोर ब्रेकफास्ट देते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच मेडिकेशन इज चूज्ड। आप कौन सी दे रहे हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन दे रहे हैं, डेक्सा दे रहे हैं, प्रेडनिसोलोन दे रहे हैं। अगर एल्डोस्टेरोन भी इंसफिशिएंट है, अच्छा आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट कर दी, नाउ यू गो फॉर सी के सिम्टम्स में कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है। अगर पेशेंट के प्रेशर्स इंप्रूव हो गए हैं देन इट्स ओके। उसके बाद भी अगर पेशेंट बीपी मेंटेन नहीं करता, कंटिन्यूअसली हाइपरटेंशन या पोस्चरल ड्रॉप के साथ आ रहा है, देन यू गो फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द मिनरलोकोर्टिकॉइड, जिसे हम कहते हैं फ्लूट्रोकोर्टिसोइन, ठीक है। ये वंस और ट्वाइस अ डे देते हैं। पेशेंट्स आर एडवाइज्ड टू इंक्रीज देयर सॉल्ट इनटेक because people with secondary adrenal insufficiency normally maintain aldosterone production। वही बता रहे हैं कि अगर secondary है मींस कि पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है, एसीटीएच नहीं आ रहा, तो एल्डोस्टेरोन तो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उसकी स्टिमुलेशन के लिए हमें एसीटीएच की नीड नहीं है। उसकी स्टिमुलेशन के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरी हाइपोटेंशन दे विल कॉज द रिलीज ऑफ द एल्डोस्टेरोन, दे डू नॉट रिक्वायर द एल्डोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। The doses of each medication are adjusted to meet the needs of the individual। जिस तरह पेशेंट की नीड्स होंगी उस तरह आप इसकी डोज को एडजस्ट करते जाएंगे। ओके, दिस इज द एडिसोनिन क्राइसिस और एडिनल क्राइसिस। ये आपके पास पेशेंट जो है प्रेजेंट होते हैं मोस्टली ईआर में, ठीक है। ईआर में पेशेंट आते हैं, वही मैंने हमने डिस्कस किया था कि इनिशियली पेशेंट डायग्नोज नहीं हुए, पेशेंट के सिम्टम्स इतने वेग थे कि दे आर गोइंग, वो नॉर्मली चल रहे थे और सिम्टम्स के साथ किसी ने कोई ट्रीटमेंट ले ली, लोकल जीपी से ट्रीटमेंट ले ली, बट इन द एंड जब वो पेशेंट सिक हो जाते हैं, कोई अंडरलाइंग डिजीज होती है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो एड्रिनल क्राइसिस डेवलप होते हैं, ठीक है। द सिम्टम्स ऑफ द एडिसोनिन और एड्रिनल क्राइसिस इंक्लूड्स, उसमें पेशेंट क्राइसिस के साथ प्रेजेंट होते हैं द सडन पेनिट्रेटिंग पेन इन द लोअर बैक, एब्डोमेन और लेग्स, पेशेंट की कंप्लेंट्स होंगी, सीवियर वोमिटिंग एंड डायरिया के साथ आएंगे, डिहाइड्रेटेड पेशेंट होंगे, low blood pressure and loss of the consciousness। These patients came direct in the ER के अब जो है वो adrenal crisis में पेशेंट आ गए हैं, ठीक है। So how they will be diagnosed, वही जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाएंगे, में कोर्टिसोल लेवल करवाएंगे, देन वी गो एंड डायग्नोस कि जो पेशेंट जो है वो एडिसन क्राइसिस में है। जब तक इस क्राइसिस को ट्रीट नहीं करेंगे पेशेंट विल नॉट रिकवर। So the during the crisis, the low BP, low glucose, high level of potassium can be life threatening। इसमें पेशेंट के इतने प्रेशर स्लो हो जाते हैं, ग्लूकोज इतनी लो होती है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती हैं। स्टैंडर्ड थेरेपीज इंक्लूड्स इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसमें हम वही स्टीरॉयड इंजेक्शन देते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ द इंट्रावेनस सॉल्यूशन, सलाइन सॉल्यूशन विद डेक्सट्रोज, इसमें हमें जो है वो रिप्लेस करना होता है इनका सलाइन और डेक्सट्रोज टू मेंटेन देयर ब्लड प्रेशर्स, ठीक है। और जो है द ट्रीटमेंट्स रियली ब्रिंग्स रैपिड इंप्रूवमेंट। अच्छा आप पेशेंट में देखेंगे जैसे ही हमने स्टीरॉयड दिया, उनका पेशेंट का जो है वो कुछ पेशेंट इस तरह जो इसका हम सेप्टिस ट्रीट कर रहे होते हैं बट दे आर नॉट गेटिंग इम्प्रूव्ड, व्हाई, बिकॉज दे वर इन द एडिसोनिन क्राइसिस। जब तक हम उनमें स्टीरॉइड्स ये सब चीजें नहीं ऐड करेंगे तब तक पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो इनका जब आएगा रिजल्ट तो बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आती है। When the patient take fluids and medication by mouth, तो फिर हम जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जो है हम orally थेरेपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या सर्जरी, बिकॉज अब क्या होता है, बिकॉज कोर्टिसोल इज स्ट्रेस हार्मोन, सर्जरी एक स्पेशल प्रॉब्लम है जिसमें एडिसोनिन क्राइसिस हो सकता है। People with a chronic adrenal insufficiency who needs any type of surgery requiring general anesthesia must be treated with the intravenous glucocorticoids and saline। The patient से एडिसन्स डिजीज के और हमें पता है कि उनकी सर्जरी हो रही है, तो उन्हें जो है हमें इंट्रावेनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सलाइन बिफोर सर्जरी प्रिपेयर करके देने होते हैं, ठीक है। और क्या है, इलनेसेस हैं, पेशेंट इज नोइंग वेरी वेल कि भाई या पता नहीं है या पता है। दो कंडीशंस होती हैं कि पेशेंट जो डायग्नोज नहीं है उनमें अगर इलनेस हो जाए
तो हम क्या कर अगर डायग्नोज हैं तो पता है कि पेशेंट फीवर हो गया है या पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो इसमें आपको स्टॉप नहीं करनी थेरेपी। तो उसमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट फीवर या इंजरी है दैट may require the ट्रिपल ओरल डोजिंग, इसमें आपको डोज बढ़ाने हैं स्टीरॉइड्स के। Once recovery from the stress event is achieved, dosing is then returned to maintenance level. क्या होता है स्ट्रेस में, जिस तरह हम कहते हैं कि इंसुलिन डोज नहीं आपको कम करने फीवर के दौरान, क्या होता है पेशेंट में इंसुलिन कम करने से और शुगर्स हाई हो जाती हैं। सिमिलरली अगर पेशेंट किसी इलनेस के साथ है और एडिशंस का पेशेंट है, उसमें आपको स्टीरॉइड्स के लेवल इंक्रीज करने होते हैं ऑरली या आईवी व्हाटएवर इज अ रूट, क्योंकि इसमें पेशेंट को फर्दर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। People with adrenal insufficiency should know how to increase medication during such period of stress. Patient को properly counsel करना होता है आपने कि you are a patient of Addison's disease, आप में ये चीज़ कम है, तो आपको कभी भी फीवर हो, इन्फेक्शन हो, डायरिया हो, तो आपको इमीडिएटली जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करना है, किसी तरह आपको अपनी मेडिकेशंस को इंक्रीज करना है। ठीक है। प्रेगनेंसी, वुमेन विद एड्रेनल इंसफिशिएंसी हु बिकम प्रेग्नेंट आर ट्रीटेड विद द स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट थेरेपी। प्रेगनेंसी में भी आपको ट्रीटमेंट स्टॉप नहीं करनी। If nausea and vomiting in early pregnancy interfere with the taking medication by mouth, injection of the hormone may be necessary. उसमें आप फिर injectable भी दे सकते हैं, but you should not stop the treatment. During delivery, following delivery, the dose is gradually tapered and जो है आपको फिर oral में convert कर देना after the delivery. Okay. How can someone with adrenal insufficiency prepared for the emergency? अब patient है, उन्हें पता है कि मुझे Addison's disease है, how prepared? उन्हें they should know about them, और उनके अलावा उनके जो है वो नियर पर्सन को, उनकी फैमिलीज में, उनके हर किसी को पता होना चाहिए पेशेंट इज द केस ऑफ द Addison's disease. People with adrenal insufficiency should always carry identification stating their condition in case of an emergency. उनके पास अपना कार्ड होना चाहिए, ऐसा ब्रेसलेट होना चाहिए जो वो अपने साथ कैरी करे, और पेशेंट इन केस कहीं भी अनकॉन्शियस हो जाता है तो डॉक्टर मस्ट नो कि ये Addison's disease का पेशेंट है। ठीक है, क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, ताकि वो प्रॉपर्ली ट्रीट हो सकें। The card or take should include the name and telephone number of the person's doctor and the name of the telephone number of the family member to be notified. When traveling, people with adrenal insufficiency should carry a needle, syringe and an injection form of cortisol for emergencies. उनको ट्रैवलिंग के लिए भी आपको प्रिपेयर करना होता है कि whenever you go for the travel, you must have this needle, syringe or cortisol, injectable cortisol in case of the emergencies. Okay, this is the revision of the whole lecture. एड्रेनल इंसफिशिएंसी कब होती है, प्राइमरी कब कहलाएगी, सेकेंडरी कब करवाएगी। प्राइमरी तब होगी जब आपके एड्रेनल ग्लैंड्स इटसेल्फ प्रॉब्लम में होंगे, तो तब वो कहलाएगा एडिसन्स डिजीज। सेकेंडरी व्हेन देयर इज नो इनफ एसीटीएच प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी। एंड द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो होंगे आपके पास वो होंगे बर्स्टिंग ऑफ फटीग, मसल वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस। एंड जो डायग्नोज होती है डिजीज आपकी ब्लड टेस्ट से, यूरिन टेस्ट से और इमेजिंग से। ठीक है। एंड देन ट्रीटमेंट, वही आपने जो है रिप्लेस करना है हार्मोन्स को, और वो पेशेंट जो आपके पास इमरजेंसी में प्रेजेंट हो सकते हैं, दे मस्ट ईच एंड एवरी पेशेंट ऑफ द एडिसन्स डिजीज मस्ट हैव देयर अलर्ट कार्ड और अलोंग विद देम एनी ब्रेसलेट। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? other hand chat कर लो। हाँ, इन लोगों को वेस्टेज टेस्ट रिपीट करना है। ओके, ठीक है। क्या होता है अब ये सॉरी मैंने ये जो है वो आपको रिटन में नहीं दिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिटन में देना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करवाते हैं, पेशेंट का अर्ली मॉर्निंग कोर्टिसोल लेवल करवाते हैं। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अर्ली मॉर्निंग कोर्टिसोल करवाया पेशेंट को। आपने कहा कि 7 AM पे आपको कुछ खाए पिए बगैर आपने कोर्टिसोल लेवल करना है 7 AM पे। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग कोर्टिसोल लेवल आइडियली आपका बढ़ा हुआ आना चाहिए, इंक्रीज ना चाहिए। उसकी जो रेफरेंस रेंज होती है उसमें आपको पता होना चाहिए कि इससे ऊपर होगा आपको अर्ली मॉर्निंग कोर्टिसोल, और वो आपका लो आ गया। देन यू थिंक कि जो हमने सस्पेक्ट किया था पेशेंट में एडिसन से है या पेशेंट में जो है वो कोर्टिसोल डेफिशिएंट है, तो वो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि हाँ भी पेशेंट में है कोर्टिसोल डेफिशिएंसी है। नाउ अब आपको डायग्नोज करना है कि पेशेंट में अब प्रॉब्लम पिट्यूटरी में है, एड्रिनल ग्लैंड्स में है, किस वजह से जो है कोर्टिसोल नहीं बन रहा। तो अब आप जो है एसीटीएच टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे, जिसे जिसे हम कहते हैं साइनेक्टिन टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को हमने इंजेक्टेबल फॉर्म में दे दिया ACTH। ठीक है, सिंथेटिक फॉर्म हमने पहले तो डायग्नोज हो गया कोर्टिसोल कम है, देन आपने ACTH दे दिया है इंजेक्टेबल फॉर्म में आगे, उसके 30 मिनट्स बाद आपने करना है कोर्टिसोल लेवल। अगर आपको पेशेंट का कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज्ड मिला,
ACTH देने के बाद, मीन्स के पेशेंट में ACTH कम था, इसीलिए जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, मीन्स की प्रॉब्लम पिट्यूटरी में है, ठीक है। अगर पेशेंट का उसके बाद भी इंक्रीज नहीं हुआ ACTH देने के बाद, देन व्हाट इट शोज, मीन्स के पिट्यूटरी सही है, उसका ACTH बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम एड्रिनल ग्लैंड में है। यहाँ तक क्लियर हुई बात? यहाँ भी तो कुछ है, मैं इसका चार्ट इंशाल्लाह आपके जो है वो क्वेश्चंस में लेकर आऊंगी ताकि आपको वो चीज क्लियर हो जाए। यहाँ तक कुछ समझ में आई बात? एंड देन फिर हम पेशेंट का ACTH लेवल्स करवाते हैं, ठीक है, सही है, ठीक है। मीन्स कि अब अगर जो है वो आपका पेशेंट का ACTH देने के बाद इंप्रूव हो रहा है, मीन्स कि प्रॉब्लम पिट्यूटरी में है, उसके बाद भी इंप्रूव नहीं हो रहा, तो इट शोज कि प्रॉब्लम इज इन द एड्रिनल ग्लैंड्स। तो फिर हम जो है वो अकॉर्डिंगली उसमें वो वही ट्रीट करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड्स की ट्रीट करेंगे। मीन्स की प्रॉब्लम एड्रिनल ग्लैंड में है, तो फिर हमें स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट करना है। नहीं, ये आपका साइनेक्टिंग टेस्ट है। लो डोज हाई डोज टेस्ट जो होते हैं वो होते हैं आपके कुशिंग्स में। ये होता है शॉर्ट साइनेक्टिंग टेस्ट जो हम एडिशंस में करते हैं, कुशिंग्स में है, और हाई डोज लो डोज टेस्ट जो हम कल डिस्कस करेंगे, चलो उसमें आपको थोड़ा ही कंफ्यूजन है। अच्छा, बुशरा को समझ में आ गया, ठीक है। एनीवन एल्स, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। नो, अगर यहाँ पे यूरिनेटल एडेनोटमी है और दूसरा एड्रिनल ग्लैंड आपका प्रॉपर काम कर रहा है, तो आपको सिम्टम्स नहीं होंगे। इवन वो आपका हाइपरप्लेस्टिक हो सकता है, उसमें हाइपरप्लेजिया मिल सकता है आपको, उसमें कंपनसेशन में ज्यादा काम हो रहा है, लेकिन आपको सिम्टम्स नहीं होंगे। अनटिल अनलेस आपको बायलेटरल एडेनोटमी होगी, तब आपको सिम्टम्स होते हैं एडिशंस डिजीज के। और अच्छा, फातिमा ने क्वेश्चन किया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टीबी वर्कअप इन डिफरेंशियल्स ऑफ एडिशनल डिजीज। एडिशंस डिजीज में हमने जैसे कहा था, मोस्ट कॉमन काज होता है एक तो ऑटोइम्यून, ठीक है, जो प्राइमरी एड्रिनल इंफेक्शंस करवाता है। तो सेकंड मोस्ट कॉमन हमारी जो है कंट्री में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में है इन्फेक्शंस, और इन्फेक्शंस में मोस्ट कॉमन है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जब आपकी डिसेमिनेटेड हो जाती है, लंग्स को इन्वॉल्व किया, ठीक है, और जो है वो आपके एब्डोमेन को इन्वॉल्व किया, एड्रिनल ग्लैंड भी आपके जो मोस्ट कॉमन साइट हैं जो टीबी में इन्वॉल्व होते हैं। फिर वहां पे आप जब वर्कअप करवाएंगे तो आपको कैल्सिफिकेशंस मिलती हैं CT एंड MRI में, तो वो वर्कअप हम करवाएंगे। टीबी का तो वर्कअप सारा जो होता है वो होगा। MRI में हमारा एब्डोमेन जो आप करवाएंगे उसमें आपको कैल्सिफिकेशंस मिल सकती हैं, तो वो जो है वो आपको एडिशंस डिजीज का वर्कअप करवाएंगे उसमें। जनरली डायग्नोज कि ये ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुआ है, तो टीबी की ट्रीटमेंट देंगे। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अगर एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है तो उसमें वो सही भी हो जाते हैं टीबी ट्रीटमेंट लेने के बाद। ओके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी को अगर हो? नो क्वेश्चन? ओके, बुशरा, फातिमा, खुलतुलैन, सबकी कंफ्यूजन दूर हो गई, ठीक है, सही है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। माना हाँ